Hello everyone and welcome to our channel देसी कपल on the go जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे प्लेसेस और आप देख रहे हैं अभी हमें हमारे घर में क्योंकि अभी हमारा कोई रिसेंटली कहीं हम गए नहीं। हम लास्ट ट्रिप हमारा इटली किया था और अब आगे आके कुछ ट्रिप्स आएंगे। बट ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे डीएम्स डाल के मेल्स डाल के इस वीडियो के बारे में पूछते हैं। आपने सब्जेक्ट लाइन और थंबनेल तो देख लिया होगा। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर शेंगन वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो जाता है। अगर किसी को पता नहीं है तो शेंगन वीजा यूरोप में ट्रैवल करने के लिए आपको लगता है शेंगन वीजा अराउंड 27 यूरोपियन कंट्रीज मिलके इस वीजा के प्रोग्राम में है। तो अगर आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करें आप उन 27 कंट्रीज में घूम सकते हैं। सो दिस इज अबाउट शेंगन वीजा। शेंगन वीज़ा अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। पूरा प्रोसेस अप्लाई करने से रिजल्ट आने तक का, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को चाहिए रहते हैं और फिर आप लोगों ने बुकिंग्स भी करी होती है, फ़्लाइट की बुकिंग और होटल्स अपार्टमेंट्स की बुकिंग। और फिर डर लगा रहता है कि अगर इतनी तैयारी के बाद, इतने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा। शेंगन वीजा का रिजेक्शन यूरोप में एक प्रॉब्लम हमेशा से ही रहा है। कोविड से पहले की अगर हम बात करें, जब ट्रैवल नॉर्मल हुआ करता था तब ये रिजेक्शन रेट था अराउंड 9.9%। और अभी जो रिसेंटली डेटा आया है 2022 का, उसमें ये रिजेक्शन रेट बढ़ के हो गया है 17.9, मतलब अप्रोक्स 18%। पूरा डबल हो गया है रिजेक्शन रेट एज कम्पेयर टू 2019 एंड 2022। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्यों ये रेट बढ़ रहा है और कैसे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं कि हमारा ये वीज़ा का एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। इंडिया से बहुत सारे लोग घूमना आना चाहते हैं यूरोप। आना भी चाहिए, यूरोप है भी इतना सुंदर। बट रिजेक्शन रेट क्या है इंडिया का? तो इंडिया टॉप नेशनैलिटीज़ में आता है जिसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो अगर 2022 की बात करें तो अराउंड 6 लाख पीपल ने अप्लाई किया था फॉर शेंगन वीज़ा और उसमें से 18% लोगों का रिजेक्ट हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 1.1 लाख पीपल हैव गॉट रिजेक्टेड शेंगन वीज़ा के लिए। तो कंट्रीज जिन्होंने मैक्सिमम इंडियन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है वो है एस्टोनिया, माल्टा एंड स्लोवेनिया। और फिर बात करते हैं कौन सी कंट्रीज ने आखिर अप्रूव किया है सबसे ज़्यादा, तो वो है जर्मनी, इटली एंड हंगरी। तो यहाँ पे रिजेक्शन रेट इंडियंस का थोड़ा कम है। तो ये जो डेटा है बहुत ही स्कैरी है कि कितना ज़्यादा रिजेक्शन बढ़ गया है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी आप अप्लाई करें वीज़ा के लिए, आपकी एप्लीकेशन एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं हो। क्योंकि जब एम्बेसी ये रिजेक्ट करते हैं वीज़ा तो वो आपको एक देते हैं रीज़न, मगर वो रीज़न बहुत ही क्लियर नहीं होता। तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग थे और इसकी वजह से हम क्या वापस जब करें उस पर कुछ एक्शन लें तो हमारा वीज़ा वापस अप्रूव हो जाए। अभी हम आपको बताते हैं कुछ रीजंस जो एम्बेसी के जो आपके पास लेटर आएगा रिजेक्शन का उसमें वो लिखे होंगे, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये तो बहुत ही वेग से रीज़न है। अभी हम क्या कर सकते हैं इस ताकि हमारा रिजेक्शन ना हो और हम इसको अगर वापस अप्लाई करना हो तो वापस अप्लाई कर सकें। तो आपके वीज़ा के रिजेक्शन लेटर में आखिर लिखा हुआ क्या आता है एम्बेसी से? तो कुछ लाइंस मैं पढ़ के बताती हूँ। जैसे लिखा रहता है, जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे वाज नॉट प्रोवाइडेड। या लिखा रहता है, देयर आर रीजनेबल डाउट्स दैट यू वोंट रिटर्न होम बिफोर द वीज़ा एक्सपायर्स। या लिखा रहता है, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ सफिशिएंट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे। और भी बहुत सारे होते हैं, स्क्रीन पे मैंने और भी लिख दिए हैं। तो फिर हमने इन जो ऐसे स्टेटमेंट्स है जो हमें पता चले हैं हमारे फ्रेंड्स से या हमारे फैमिली मेम्बर्स से, उनको पूरा फिर कैटेगराइज करके जो रीजंस हैं उसमें हमने डाल दिया है। तो आप जब शेंगन वीज़ा अप्लाई करें आप चेक करें, डबल चेक करें, ट्रिपल चेक करें कि आप गलती से इन 10 रीजंस के अंदर या इन 10 मिस्टेक्स, तो ये जो 10 मिस्टेक्स हैं ये आप तो नहीं कर रहे हैं। So now let's get started with explaining what are those 10 mistakes that you should not do while applying for Schengen visa. So let's go. सबसे पहला मिस्टेक, ये बहुत ही बेसिक सा है मगर तो भी कई बार हो सकता है, which is filling a incorrect or missing some information in your visa application form. सुनने में लगेगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता मगर कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि थोड़ा लंबा फॉर्म है और उसमें कुछ जो होते हैं इन्फॉर्मेशन वो तो मैंडेटरी होते हैं, वहाँ पर एस्ट्रिक्ट साइन होगा तो वो आपको फिल करने ही होते हैं। कुछ होते हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं या कुछ आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं मगर उसमें एस्ट्रिक्ट नहीं होता है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें मुझे क्या भरना है, तो आप उसको या तो
छोड़ सकते हैं या आप उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, तो इसकी वजह से आपका वीज़ा फॉर्म जो है वो इनकरेक्ट फिल हो जाता है। कई बार आपके साइन भी अलग हो जाते हैं, जो पासपोर्ट पर जो साइन है या जो आप साइन उस पर कर रहे हैं, कई बार लोगों के नाम अलग अलग होते हैं, तो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वो भी सिंक में नहीं होता है फ्रॉम योर पासपोर्ट एंड वर्सेज योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट विच यू आर सबमिटिंग। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन भरें, और जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसमें आप एन लिख सकते हैं या उसको खाली छोड़ सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से रिव्यू करें, किसी और से भी रिव्यू करा लें, ताकि एटलीस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो करेक्टली भरा हो। वैसे जब आप वीएफएस ऑफिस जाएंगे, जो जहाँ पर वो हर कंट्री का जो यूरोपियन एम्बेसी है, कंट्री की जो एम्बेसी है, वो उसके थ्रू वीजा एप्लीकेशन लेती है, वो भी चेक करते हैं, मगर इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर एट होम। सेकंड जो मिस्टेक है वो ये है कि आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो सही नहीं है, वैलिड नहीं है। तो इसमें ये हो सकता है कि आपने जो ट्रैवल इंश्योरेंस अप्लाई किया है वो यूरोप रीजन को कवर ही नहीं कर रहा है, तो आप उसको आराम से पहले चेक करिए। हो सकता है सिर्फ कनाडा को कवर कर रहा था या दूसरी कंट्रीज को कवर कर रहा था और यूरोप को ट्रैवल इंश्योरेंस कवर ही नहीं कर रहा था। सेकेंड चीज़ जो आपको जब ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए वो देखना चाहिए कि वो 30,000 यूरोज़ का ट्रैवल इंश्योरेंस हो, क्योंकि तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी मिनिमम ऑफ 30,000 यूरोज़। 30,000 यूरोज देने नहीं होते, ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरोज़ का होता है, और आपका वो पूरा फुल ड्यूरेशन को कवर करना चाहिए। जैसे अगर आप 10 दिन के लिए आए तो 10 दिन के लिए, बट अगर आप 1 मंथ के लिए आ रहे हैं तो वो पूरा 1 मंथ को कवर कर रहा है कि नहीं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। Third mistake to avoid: providing lack of financial proof to sustain during your travel. अब जब आप यूरोप घूमने आते हैं तो हर एक कंट्री का एक उनका मिनिमम बजट सेट है कि उनके हिसाब से, फॉर एग्जांपल फ्रांस बोलता है कि अगर आपको फ्रांस घूमने आना है तो आपके पास 100 यूरो पर डे के हिसाब से आपके एटलीस्ट ये सेविंग होना चाहिए। स्विट्जरलैंड का कुछ और हो सकता है, नेदरलैंड का कुछ अलग हो सकता है, जर्मनी का कुछ अलग होगा। तो आप वो चेक कर लें कि किस कंट्री का कितना मिनिमम बजट है, और आप जहाँ जहाँ कंट्री घूम रहे हैं उसके हिसाब से आप मेक श्योर करें कि आप जो बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो बैलेंस है। मगर कि यहाँ पर ये है कि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनको ये भी देखना है कि आपके पास वो पैसा आ कहाँ से रहा है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे मांगते हैं कि आप अपने 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दें, ताकि वो पूरा चेक कर सकें कि ऐसा नहीं आपने सिर्फ वीज़ा वाले दिन इतना उसमें ज़्यादा पैसा डाल दिया किसी से लेके एंड देन यू विल नॉट कम बैक। और वो इसलिए वो चेक करते हैं कि 3 मंथ्स में आपका इनफ्लो कैसा है आपके अकाउंट में, और फिर वो आपसे मांगते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ कि आपके पास वो पैसा आ कहाँ से रहा है, एंड देन फॉर दैट यू हैव टू सबमिट योर सैलरी स्लिप्स, योर कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन ऑल्सो योर इनकम टैक्स। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बिजनेस के, आपके टैक्स जो आप फाइल करते हैं उसके, आपको वो सबमिट करना होता है। सेम अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपके पास जो आपकी पेंशन स्टेटमेंट है या आपके पास जो भी आपके रिटायरमेंट का डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना होगा, एंड देन दे विल नो कि आपके पास सारा पैसा है, जितने भी आपको ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल करना है आप उसमें अपना खर्च उठा सकते हैं, और आप उस कंट्री के गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करेंगे। एंड उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो पैसा आया कहाँ से आपके अकाउंट में, एंड देन यू हैव अ वैलिड रीजन टू ट्रैवल एज अ टूरिस्ट इन दोज कंट्री। Let's talk about the fourth mistake, which is invalid and insufficient purpose of your travel. तो आप जब ट्रैवल करते हैं, आप एज ए टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता है ये बात कि आप एज ए टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, आप यूरोप देखना चाहते हैं, यूरोप की कंट्रीज देखना चाहते हैं, बट क्या ये वीज़ा ऑफिसर को पता है? नहीं। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है, और वो कैसे बताएंगे? आप डिटेल आइटनरी बता के, डे बाय डे आप डिटेल आइटनरी बताइए कि आपका ये आइटनरी है, आप यहाँ घूमने जा रहे हैं, आप ये देखेंगे, आपका पर्पस क्या है। तो आप जैसे फ्रांस घूमने जा रहे हैं तो आप बताइए आपको फ्रांस में फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम्स देखने जाना है, आपको म्यूजियम्स का शौक है, आपको आर्किटेक्चर का शौक है तो आप उसके आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स देखना चाहते हैं, या आप स्विट्जरलैंड आ रहे हैं तो आपको माउंटेन्स अच्छे लगते हैं इसलिए आप माउंटेन्स देखना चाहते हैं। तो क्लियर पर्पस बताइए और डिटेल आइटनरी बताइए, क्योंकि आपको पता ही है कितने सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और इसमें से मैक्सिमम टूरिस्ट वीज़ा के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। तो जो वीज़ा ऑफिसर है उसे सिर्फ इतना समझना है कि आप सही में एज अ टूरिस्ट आना चाहते हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि यहीं पर रह जाएंगे, आप किसी वर्क पर्पज से आ रहे हैं, क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि वो टूरिस्ट वीज़ा लेकर यहाँ पे काम कर लेंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। एंड इसलिए वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो जाता है अगर आप क्लियरली मेंशन ना करें। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लियरली मेंशन करें आपका पर्पस क्या है, डिटेल आइटनरी भी दें, और
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि सब कुछ सिंक में होना चाहिए। तो जब मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ सिंक में होना चाहिए, मतलब आपका फ्लाइट टिकट्स का जो टू एंड फ्रो का डेट है, आपके आइटनरी का जो डेट्स हैं, आपके होटल बुकिंग्स का जो डेट है, वो सब एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 तारीख का आपने फ्लाइट का टिकट बुक किया और आप 5 तारीख का बता रहे हैं कि आप ये जगह घूमेंगे और 6 तारीख का होटल बता रहे हैं। इट हैज़ टू बी इन सिंक। तो अगर 1 जुलाई को आ रहे हैं तो फिर 1 जुलाई का ही होटल का भी बुकिंग दिखना चाहिए, 1 जुलाई का ही आपका आइटनरी क्या है, और जैसे 15 दिन के लिए आ रहे हैं तो 15 जुलाई तक आप कहाँ रहेंगे, 15 जुलाई तक आप क्या क्या घूमेंगे, डे बाय डे उसको आइटनरी को बनाइए। फिफ्थ जो मिस्टेक है वो आपको अवॉइड करना चाहिए कि इनएबिलिटी टू शो योर बुक्ड अकोमोडेशन। ये ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है जो मेघा बोल रही थी इससे पहले वाले मिस्टेक्स में, कि आपके पास डिजिटल इटनरी नहीं है या वो सिंक में नहीं है। मगर थोड़ा ये और भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो दिखाएं कि आप ऐसा बोलेंगे कि हमारे इटनरी में कि वी विल स्टे फॉर 2 nights इन पेरिस, विल स्टे 1 night इन एम्स्टर्डम, 1 night इन इटली, 1 night इन स्विट्जरलैंड, सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं होगा। क्योंकि आपने तो उनको बोला है वीजा ऑफिसर को कि यू आर टू स्टे इन होटल और अपार्टमेंट, बट यू आर नॉट सबमिटिंग द राइट प्रूफ कि यस यू हैव बुक्ड द प्लेस। तो आप कहीं बाहर नहीं सोएंगे, आपके पास सोने के लिए जगह है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी रिलायबल वेबसाइट से होटल बुक करें, और क्योंकि उनको जब वो चेक करेंगे, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे विद योर पेड रिसिप्ट या कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन, वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं बैकएंड पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इटनरी के साथ उनको बुक्ड अकोमोडेशन की सारे प्रूफ भी दें। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी बुक करते हैं तो भी आप एजेंट को बोलें कि वो ये प्रूफ जरूर सबमिट करें एप्लीकेशन में, एंड देन यू ऑल्सो चेक कि वो क्या क्या सबमिट कर रहा है, एंड इज इट गिविंग अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ योर बुक्ड स्टे और नॉट टू द वीजा इन द वीजा एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो मिस्टेक होता है वो है कि आपने अपना प्रूफ नहीं दिखाया है फॉर इंटेंशन टू रिटर्न बैक टू इंडिया। तो होता क्या है कि इसके अंदर वीज़ा ऑफिसर को ये डर लगता है कि आप यहाँ पर ही नहीं रह जाएंगे, मतलब आप यूरोप में ही नहीं रह जाएं। आपका टूरिस्ट वीज़ा 3 months का मिलता है आपको, उसके बाद आप यहीं पर रह के कंट्री के ऊपर बर्डन ना हो जाएं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बताएं कि हम हमारी कंट्री में वापस जाना चाहते हैं, हम यहाँ सिर्फ एज ए टूरिस्ट आए हैं और सिर्फ एज ए टूरिस्ट रहेंगे और फिर चले जाएंगे जैसे ही हमारा वीज़ा ख़त्म होगा। तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सैलरी स्लिप्स, अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अगर आप एक एम्प्लॉई है किसी कंपनी के, वो लगाएं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बताएं कि आपका बिजनेस किस बारे में है, आपकी अगर शॉप है तो वो शॉप कहाँ पर है। तो आपको इंटेंशन बताना है कि आपको वो शॉप वापस आके चलाना होगा, इसलिए आपको वापस आना है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि तब आप क्या बताएंगे। बट आप बताइए कि जैसे अगर आपको अभी आपकी छुट्टियां चल रही हैं और आप वापस आकर कोई यूनिवर्सिटी जाना वाले हैं या आप वापस स्कूल जाने वाले हैं, तो वो इसलिए आप वापस आएंगे ही आएंगे। या आप अपने घर का पेपर्स दिखाइए, अगर आपके पास घर है तो घर का पेपर्स दिखाइए कि ये हमारा घर है, हमें वापस हमारे घर में ही आना है, हम यहाँ क्यों रहेंगे। तो ओवरऑल यही है कि आप अपना इंटेंशन बताइए कि आप यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, आप सिर्फ एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं और आप घर चले जाएंगे, वापस इंडिया आ जाएंगे। नेक्स्ट मिस्टेक विच यू शुड अवॉइड इज नॉट एबल टू प्रोवाइड योर रिटर्न फ्लाइट टिकट। अभी आप जो अपना ट्रैवल इटनरी बनाएंगे, वीज़ा एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कि आपको अपने फ्लाइट टिकट्स या फ्लाइट इटनरी भी देनी होती है। हम लोगों ने जब भी वीज़ा अप्लाई किया है हमारे लिए पहले, या हमारे पेरेंट्स के लिए या हमारे फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, तो हमने हमेशा पूरा फ्लाइट टिकट बाय किया है एडवांस में और वो लगा दिया है। सो इट्स रिलेटिवली इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमारे पास कंफर्म टिकट है फॉर एयरलाइंस एंड इट विल गो विद द एप्लीकेशन। कई कंपनियां होती हैं, वेबसाइट बहुत सारे हैं जो बोलते हैं कि हम आपको, यू डोंट नीड टू पुट दैट मच ऑफ मनी, क्योंकि अगर आपने फ्लाइट टिकट लिया और आपका अगर वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ तो फिर आपके सारे रिस्क है कि वो पैसा आपके डूब जाए। तो कई सारी कंपनियां हैं जो $30, $50, $60, $70 में आपको एक डमी टिकट या एक फ्लाइट इटनरी बना के दे देंगे, और जब आपका वीज़ा कंफर्म होगा देन दैट डमी टिकट और इटनरी विल कन्वर्ट इनटू अ रियल टिकट। हम लोगों ने वो कभी यूज़ नहीं किया है, सो हमें नहीं पता कि वो कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। सो वी कैन नॉट रियली वाउच फॉर दैट, बट वो भी एक ऑप्शन गूगल एटलीस्ट बोलता है। बट व्हाट वी विल रिकमेंड कि अगर आपको फ्लाइट टिकट बुक करना है तो आप टिकट बुक करिए और आप चेक करिए जब बुक करते वक्त कि अगर उसमें कैंसलेशन इंश्योरेंस हो, और वो किस किस टर्म्स पे वो कैंसलेशन इंश्योरेंस आपका कॉस्ट कवर करता हो। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो वो क्या इंश्योरेंस कवर करेगा अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वीज़ा। तो ये सब चेक करके अगर आप इंश्योरेंस ले लेंगे तो वो बहुत ही पीस ऑफ माइंड देगा आपको। अगर आपका अगर वीज़ा नहीं भी हुआ फॉर सम रीज़न,
एटलीस्ट आपका फ्लाइट का टिकट के पैसे वापस आ जाएंगे. सो चेक फॉर दैट. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही फ्लाइट टिकट लगाएं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में, चाहे वो डमी टिकट हो चाहे वो एक्चुअल टिकट हो, बट दैट शुड बी अ वैलिड वन, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये गारंटी हो जाए कि यू हैव अ कंफर्म टिकट एंड ऑन दिस डे यू विल एंटर इनटू शेंगन जोन एंड एट दिस डे यू विल लीव शेंगन एरिया टू योर होम कंट्री. बस एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैं लास्ट पॉइंट में बोल रही थी इंटेंशन टू बी बैक इन इंडिया, उसमें सिर्फ आप रिटर्न फ्लाइट टिकट लगा देंगे, वो सिर्फ इंटेंशन नहीं हुआ. रिटर्न फ्लाइट टिकट से आपका इंटेंशन वापस आने का नहीं पता चलता है. तो रिटर्न फ्लाइट टिकट तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए. तो कई बार क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि सिर्फ रिटर्न फ्लाइट टिकट लगाया था ना तो आ ही जाएंगे इंडिया वापस. हाँ, बट साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाइए, जैसे मैंने बताया था. नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है प्रायर वीज़ा अगर इशू है आपके साथ, या फिर आपने ओवरस्टे किया है पहले, तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. जब मैंने अपने पेरेंट्स को फर्स्ट टाइम इटली बुलाया था, तब उनके लिए मैंने शेंगन वीज़ा लगवाया था. और उस शेंगन वीज़ा में एक पॉइंट लिखा हुआ था, छोटा छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ था कि जब आप वापस इंडिया आ जाएँ तो आप इटली एम्बेसी में जाके बता दें कि आप वापस इंडिया आ गए हैं. हमेशा ऐसा नहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है, किसी किसी वीज़ा में और किसी किसी कंट्रीज़ के लिए ऐसा लिखा रहता है. तो मेरे पेरेंट्स 1 मंथ के लिए आए थे, 1 मंथ इटली रुके, और उसके बाद ना वो वापस चले गए. और हमने ये पढ़ा ही नहीं था वीज़ा के अंदर कि लिखा हुआ है कि जब वो वापस आ जाए इटली के एम्बेसी जाएँ इंडिया में, और फिर वहाँ पे स्टैंप लगवा लें कि हम वापस आ गए हैं. तो अराउंड 1 या 2 मंथ्स बाद जहाँ मैं रहती थी इटली में, वहाँ पे पुलिस आई थी चेक करने के लिए क्या मेरे पेरेंट्स चले गए क्या. तो ऑफ कोर्स वो चले गए थे. और उसके बाद फिर एम्बेसी से भी फ़ोन आया कि अगर आपके पेरेंट्स चले गए हैं तो उन्होंने वीज़ा स्टैम्प क्यों नहीं लगवाया, मतलब वीज़ा स्टैम्प मतलब रिटर्निंग का स्टैम्प क्यों नहीं लगवाया एम्बेसी जाके. तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि वो ओवरस्टे नहीं करे, बट लिखा हुआ था वीज़ा में, तो उन लोगों को लगा कि ओवरस्टे हो गया. तो फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स को तो नहीं जाना पड़ा, सिर्फ मैंने उनका पासपोर्ट लिया, अपने फ्रेंड को बोला, मतलब अपने फ्रेंड को बोला कि मैं उनका पासपोर्ट ले लो, और वो गए एम्बेसी में, और उन्होंने फिर वहाँ पे बता दिया कि ये आ गए हैं ये पासपोर्ट, और उन्होंने वहाँ पे फिर स्टैम्प लगा दिया कि दे हैव रिटर्न. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, आप ओवरस्टे नहीं करने के इंटेंशन से आए हैं, बट कई बार कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है. तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब आपका शेंगन वीज़ा लगा है तो उसमें क्या लिखा हुआ है. अगर लिखा है कि आपको वापस इंडिया आके एम्बेसी जाना पड़ेगा और स्टैंप लगाना पड़ेगा, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा. तो अगर आपने ऐसा ध्यान नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे ना तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. वैसे मेरे पेरेंट्स का तो फिर कभी रिजेक्ट नहीं हुआ वीज़ा, क्योंकि हम लोगों ने फिर उसके बाद स्टेप ले लिया था. बट you have to be very careful of what's written on your Schengen visa. नेक्स्ट मिस्टेक टू अवॉइड, एक बहुत ही सिंपल सा मिस्टेक है जो आप अवॉइड कर सकते हैं, कि योर पासपोर्ट शुड बी इन अ गुड कंडीशन. कई बार क्या होता है कि हमारा पासपोर्ट बाई चांस अगर कहीं एक पेज उसका फटा हो या कुछ वो थोड़ा पुराना हो गया हो, इट्स नॉट इन अ गुड कंडीशन, उसके नंबर ऑफ पेजेस कम हो उस पर जहाँ पर वो स्टैंप लगा सके वीज़ा का, या उसकी वैलिडिटी 6 मंथ या जो भी रिक्वायर्ड टाइम है फॉर द कंट्री उससे कम हो, देन अगर आपका पासपोर्ट सही नहीं है, चांस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए. सो मेक श्योर कि वो सारे कंडीशंस जो भी उस कंट्री को चाहिए रिगार्डिंग योर पासपोर्ट फॉर योर शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन, उस कंडीशन सारे मैट होते हैं और आपका पासपोर्ट भी अच्छी कंडीशन में हो बिफोर यू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो है इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन. ये पॉइंट हमने हमारे पुराने दूसरे और पॉइंट्स में भी थोड़ा थोड़ा कवर किया है. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन ना सब कुछ सिंक में होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, जैसे मैं बताई थी कि फ़्लाइट के डेट्स कुछ और हैं, होटल के डेट्स कुछ और हैं, आपने अगर छुट्टियों के लिए अप्लाई किया अपने ऑफिस में उसका डेट्स कुछ और ही हैं, आपका नाम आपकी सैलरी स्लिप में कुछ और आ रहा है, आपका पासपोर्ट पे नाम कुछ और आ रहा है, आपके होटल बुकिंग्स में नाम कुछ और है. एवरीथिंग हैज़ टू बी इन सिंक. हाँ, शेंगन वीज़ा के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहता है, ये बात ट्रू है, बट आप सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें और उसके बाद आपका रिजेक्ट हो जाए जस्ट बिकॉज कोई सिंपल सा सिली सा मिस्टेक हो गया हो, तो इट विल बी सो डिसहार्टनिंग. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे डॉक्यूमेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन सिंक में हो, कंसिस्टेंट हो, और कोई डॉक्यूमेंट भूले भी ना. सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ट्रिपल बार चेक करिए. और जैसे मैं और सौरभ शायद पहले भी बोल चुके हैं वीडियो में कि एजेंट तो चेक करेगा ही. अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो एजेंट को चेक करने को बोलिए, उसको भी बोलिए 1-2 बार चेक करें, बट आप अपने हिसाब से भी सारे डॉक्यूमेंट्स को डबल ट्रिपल चेक करिए, एक एक इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर आपने क्या लिखा है. ये तो हो गए वो
10 कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग योर वीजा एप्लीकेशन सबमिशन, ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। बट अगर सब कुछ ध्यान रखने के बाद भी बाई चांस फॉर सम रीजन, जैसे हमने बताया शुरू में वीडियो के कि डेटा बता रहा है कि रिजेक्शन रेट डबल हो गया है एंड वीज़ा रिजेक्ट हो भी रहे हैं काफ़ी लोगों के, इंडिया के तो खासकर 1.1 लाख रिजेक्ट हुए हैं एप्लीकेशंस। तो अगर बाई चांस आपका भी वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है? सो पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, विच इज़ अपीलिंग फॉर योर डिसीजन ऑन द वीज़ा। तो आपके पास वीज़ा का जो रिजेक्शन होता है उस पर आप अपील कर सकते हैं वापस टू द वीज़ा ऑफिसर, टू द एम्बेसी, कि आई वॉन्ट टू अपील फॉर दिस डिसीजन। मगर उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ए, क्या आपके पास सफिशिएंट टाइम है? आप ट्रैवल करने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि अगर आप अपील भी करें विद प्रोवाइडिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट तो भी उनके पास टाइम होगा कि वो आपके अपील को रिव्यू कर पाए और आपको वीज़ा इशू कर पाए इफ़ यू हैव गिवन द सफिशिएंट डॉक्यूमेंट? अगर आप ट्रैवल अगले दिन कर रहे हैं, अगले हफ्ते कर रहे हैं, देन इट्स अ रिस्की कि आप अपील करें तो भी उनके पास टाइम नहीं हो। सो एटलीस्ट 2 हफ्ते का गैप तो होना चाहिए आपका जो आप अपील सबमिट करें उसमें और आपके ट्रैवल के डेट्स में, तो देन यू विल हैव सम बेटर चांस। और जब आप अपील करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले समझें, जो हमने आपको रीज़न शुरू में बताए थे, जो हमने मिस्टेक्स आपको बताए हैं इस वीडियो में, समझें कि आपको क्या लग रहा है कि किस रीज़न की वजह से, किस मिसिंग डॉक्यूमेंट की वजह से उन्होंने ये वीज़ा रिजेक्ट किया होगा आपका। तो अगर जब आपको समझ में आ जाए, देन यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन लेटर एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इन दैट लेटर कि ठीक है, ये रिजेक्शन आया है, इस लेटर में ये रीज़न बताया है, मुझे लगता है कि मैंने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं ड्यूरिंग द वीज़ा एप्लीकेशन, इसलिए आई एम अपीलिंग दिस डिसीजन एंड आई एम एडिंग सम एडिशनल डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट माई रीज़न व्हाई एम आई अपीलिंग दिस योर डिसीजन। एंड देन होपफुली कि ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है उसको रिव्यू करके वीज़ा ऑफिसर को ये क्लैरिटी हो जाएगी कि यू आर गोइंग एज अ टूरिस्ट एंड जो रीज़न उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं वो अभी नल एंड वॉइड है एंड लुकिंग दे कैन इश्यू यू द शेंगन वीज़ा। सो ऐसा एप्लीकेशन लिखिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करिए एंड देन होपफुली अगर आप थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव रहेंगे, उसमें कोई ईगो वाली बात नहीं, कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है राइटिंग और एप्लीकेशन की, मैं तो सिर्फ एज अ एरोगेंट मत टूरिस्ट। होइए, हाँ, फ्रस्ट्रेटेड भी मत होइए। अच्छे से हम्बल वे में वापस से उनसे अपील करिए कि क्या उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही नहीं है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे सौरभ बोल ही रहा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालिए कि क्यों आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, वो गलत हुआ है। तो ऐसा करके चांसेस बहुत हाई है कि आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है और वो न्यू डॉक्यूमेंट के थ्रू वीज़ा ऑफिसर आपको शायद वीज़ा रीइश्यू कर दे। सो गुड लक विद दैट प्रोसेस, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन यू हैव इफ योर शेंगन वीज़ा गॉट रिजेक्टेड। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि आप कहाँ अपनी ये अपील सबमिट करेंगे। तो जिस एम्बेसी ने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया है उसी वीज़ा ऑफिस में जाके आपको वापस अपना अपील सबमिट करना होगा। तो थ्रू VFS दे विल बी एबल टू गाइड यू कि क्या प्रोसेस है। तो आप चेक कर लीजिए कि उस कंट्री का क्या प्रोसेस है अपील को वापस सबमिट करने का, सो दैट यू आर नॉट मिसिंग ऑन एनी डॉक्यूमेंट्स और एनी प्रोसेस एंड अगेन फेसिंग अ रिजेक्शन। तो सौरभ जो बता रहा था वो बता रहा था कि आप जिस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है उसी को आप कैसे अपील करें, बट दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वापस रीअप्लाई करें, मतलब नया एप्लीकेशन फॉर्म भरे, सब कुछ वापस से अप्लाई करें। वो भी पॉसिबिलिटी है। और आप कब रीअप्लाई करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री के लिए रीअप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ कंट्रीज़ तो नेक्स्ट डे ही आप रीअप्लाई कर सकते हैं, और कुछ कंट्रीज़ बोलती हैं 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद रीअप्लाई करें। हाँ, रीअप्लाई करने के टाइम पे फिर से वही सारे डॉक्यूमेंटेशंस नहीं दे दें। चेक कर सोचिए कि कौन सी चीज़ आप और एक्स्ट्रा दे सकते हैं, या कौन सी चीज़ है जो नहीं थी या कंसिस्टेंट नहीं थी, इसलिए आप वापस से रीअप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अच्छा फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया तो हम जर्मनी में लगा देते हैं, या माल्टा ने रिजेक्ट कर दिया तो हम किधर और लगा देते हैं, इटली में लगा देते हैं। तो ऐसे करने से नहीं हो पाएगा। हो भी जाए शायद, बट मोस्टली हो सकता है कि वो बैकएंड में कनेक्ट कर लें और वापस से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप बेटर डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, तभी रीअप्लाई वापस करिए। सो होपफुली इन सारी इन्फॉर्मेशन से आपको एक अच्छा आइडिया होगा कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आपकी वीज़ा रिजेक्ट ना हो, और अगर रिजेक्ट हो जाए तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके बाद। मगर जैसे हमने पहले भी बताया कि रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डबल हो गया है, तो कई सारे ऐसे जेन्युइन केस हमारे सामने भी आ रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहे हैं, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ इन ऑर्डर था, फिर भी एम्बेसी ने, वीज़ा ऑफिसर ने वो रिजेक्ट कर दिया। दैट्स प्योर बैड लक और वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। तो इसमें अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विल जस्ट से कि आप वापस ट्राई करिए, वापस कभी रीअप्लाई करिए एंड होपफुली इस बार वो मिस्टेक ना हो एंड देन एवरीथिंग गोज ओके। बट हाँ, काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है कि इसमें सारा कुछ सही होने के बावजूद भी दे आर नॉट गेटिंग वीज़ा।
ड्यू टू मैनी रीजंस, वी डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। बट एक इन सब में एक गुड न्यूज़ है कि यूरोपियन यूनियन ने इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया है एंड विद ऑल द मेंबर स्टेट, जो 27 कंट्रीज हैं शेंगन वीज़ा में, उन सब के साथ यूरोपियन यूनियन एक प्रोग्राम पर काम कर रही है और उसका एम है कि वो एक डिजिटल शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस डेवलप करे और उससे एक ही वीज़ा हो अप्लाई पूरे यूरोप के लिए, जो अभी भी होता है मगर अलग अलग कंट्री के लिए आप करना पड़ता है, सबकी अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो वो चाह रहे हैं कि वो कैसे इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकें, कैसे पूरा प्रोसेस को शॉर्ट कर सकें ताकि जल्दी डिसीजन मिल जाए और ज़्यादा अप्रूवल भी मिले। वो प्रोसेस क्या है, कब अप्लाई होगा, अभी कुछ फाइनल नहीं है। जैसे ही फाइनल होगा, जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होगा, यू विल नो ऑन आवर चैनल। हम लोगों ने, मतलब मैंने और सौरभ ने बहुत बार अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स के लिए वीज़ा अप्लाई किया है, शेंगन वीज़ा, और वो हमेशा ही अप्रूव हो गया है। तो हमारे हाँ टचवुड, हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। बट हाँ, हमारे फ्रेंड्स के साथ और हमको इतने सारे DMs आते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, कैन यू हेल्प। हम नहीं हेल्प कर सकते हैं, हम ये वीडियो बना सकते हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप जब वीज़ा अप्लाई करें तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, ताकि वो अगर प्लान कर रहे हैं तो वो ये वीडियो देख लें और ढंग से सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करें। सो अब इस वीडियो को करते हैं एंड होपफुली ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा और आप इसे अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी शेयर करिए, ताकि सब लोगों को बेनिफिट मिल जाए, हमको भी बेनिफिट मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, और दोनों का जो है अभी अकाउंट सेम हो गया है, विच इज़ देसी कपल ऑन द गो। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो क्यों रिजेक्ट हो गया है, आप किसी को जानते हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो क्यों रिजेक्ट हो गया है, ताकि जो और लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं वो पढ़ सकें और उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी अब इतनी बड़ी हो गई है, तो वाई नॉट जस्ट हेल्प ईच अदर। और कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये सुरभि मोड वापस? हाँ, बहुत लोग बोलते ये आपका सुरभि मोड है, तो हमने भी रियलाइज किया अच्छा ये हमारा सुरभि मोड है। हाँ, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अचानक ही हमें इतने सारे DMs आ रहे थे, तो हमने सोचा हम सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, हम हमारा रिसर्च करते हैं और फिर ये पूरा कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे देते हैं, ताकि आपके पास एक वीडियो ही हो जिसमें आप देख सकें वो सारी इन्फॉर्मेशन और फिर आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकें। बट सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जल्द ट्रैवल एक और वीडियो की सीरीज आने वाली है, ट्रैवल व्लॉग सीरीज आने वाली है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड है उसके लिए। बट सी यू सून, टिल देन बाय।